वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के बारे में, यानी कि शिक्षा शास्त्र से बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीए के चौथे सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बीए चतुर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको जानना है। बेसिकली बोलूँ तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पिछले वर्षों में या पिछले कई वर्षों में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैंने रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय टाइप के होंगे, यानी कि बेसिकली बोलूँ तो दीर्घ उत्तरीय टाइप के ही होंगे, चूँकि दीर्घ उत्तरीय टाइप के अगर प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तभी आपके पास नॉलेज होती है। नॉलेज का सबसे बहुत जो एक प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अगर किसी मुद्दे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से जान गए। ठीक है, तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर। तो सॉल्व मॉडल पेपर होगा 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र बीए चौथे सेमेस्टर के लिए। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ही जानेंगे कि ये शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। ठीक है, जब आप शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, यहाँ से कई प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो उसी को हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, एक टीचर के जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब है तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। चलें, सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा से रिलेटेड जो मनोविज्ञान होता है, एक शब्दों में अगर बताऊं तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ वही होता है, शिक्षा से रिलेटेड मनोविज्ञान, यानी ऐसा मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाए। अर्थात यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है? एक बिहेवियरल फैक्टर होता है, एक व्यवहारिक रूप होता है, और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला होता है। क्या करता है? शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ठीक है, स्किनर महोदय बड़े जबरदस्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। स्किनर महोदय ने बहुत ही जानवरों पर भी शोध किया है और बहुत ही विद्वान आदमी है। बुद्धि से लेकर के तमाम प्रकार की परिभाषा इन्होंने दी है शिक्षा शास्त्र में, यानी शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो स्किनर महोदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा एक अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक भी हैं और शिक्षा शास्त्री भी हैं, और इसीलिए आप शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते तो स्किनर का नाम आप ना चाहते हुए भी स्किनर को आपको पढ़ना पड़ेगा। स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या ग्रहण करता है? शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया जो शिक्षा में होती है उसको ग्रहण करता है। शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया को ग्रहण करता है शिक्षा मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान से व्यवहार संबंधी जो है प्रकार से विज्ञान, मतलब व्यवहार संबंधी जो चीज़ें होती हैं उसका अध्ययन करता है। यानी सामाजिक प्रक्रिया और व्यवहार संबंधी जो जानकारी होती है उन दोनों को मिलाएं तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान बनता है। शिक्षा से सामाजिक जो एक प्रकार से आपकी प्रक्रिया है उसको, और मनोविज्ञान से व्यवहार संबंधी जो प्रक्रिया है उसको मिला करके तब बनता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा विज्ञान के अर्थ का या शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर महोदय ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया है। अब वो कौन कौन से तथ्य हैं? स्किनर महोदय ने उन पर फोकस डालने के लिए कहा कि ये आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से जान पाएंगे। तो मैंने सोचा कि आपको भी ऐसे पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाए जैसे स्किनर महोदय ने हम लोगों को समझाया। पहला पॉइंट शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार होता है। जो मनुष्य का व्यवहार होता है, जो मनुष्य का बिहेवियर होता है, वही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु होती है, वही केंद्र बिंदु या उसी को एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का व्यवहार आप देखते हैं, मनुष्य चूंकि चंचल स्वभाव का है,
मनुष्य हमेशा उसके जो विचारधारा है या उसका जो रूप रंग है, मतलब हर एक चीज़ उसका आप देखते हैं परिवर्तित होती रहता है। तो मनुष्य का व्यवहार में परिवर्तन लगातार होता है और ये परिवर्तन शिक्षा के कारण भी होता है। तो इसीलिए शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे में एक प्रकार से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, बोले तो एक दूसरे के एक प्रकार से पूरक है, ठीक है, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित संबंध है, एक सिक्के के दो पहलू है दोनों। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? मानव का व्यवहार है, ठीक है। और मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए भी विद्वानों ने इस बात की पुष्टि करी है कि शिक्षा मतलब जो मनोविज्ञान होता है ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। सबसे पहले मनोविज्ञान की जब बात करी विद्वानों ने तो कहा मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर बहुत सारे विद्वान आए, उसका खंडन हुआ, खंडन मंडन की प्रक्रिया चली, तो फिर लोगों ने बताया कि नहीं, जो मनोविज्ञान है ये आत्मा का विज्ञान है। फिर उस पर भी कुछ दिन तक डिबेट चली। फिर उसके बाद में बताया गया कि भाई नहीं, मनोविज्ञान जो है ये एक प्रकार से मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर विद्वानों ने चर्चा करी, उसके अंदर कहा कि मनुष्य का नहीं, ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोविज्ञान की परिभाषा में मनुष्य के जो बिहेवियर है, जो मनुष्य का व्यवहार है, उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान की जब आप बात करते हैं तो उसके केंद्र में मानव व्यवहार होता है। पहली बात स्किनर ने बताई। दूसरी बात स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण, निरीक्षण माने होता खूब अच्छे तरीके से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके किसी जानकारी को सुटेबल करके उसको उसका जो तथ्य है एग्जैक्ट तरीके से खोज करके निकाल लेना। निरीक्षण मतलब कि मतलब एकदम सत्य चीज़ें। तो खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए जो तथ्य होते हैं, जो डाटा होता है, उसी का संग्रह होता है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह होता है। बहुत ही ज़बरदस्त। तीसरा जो पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान के समझने के लिए वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। चूँकि सिद्धांतों का रूप इसको इसलिए प्रदान करेंगे चूँकि इसके जो डाटा इकट्ठा किए जाते हैं वो खोज और निरीक्षण के द्वारा होते हैं, छानबीन के द्वारा होते हैं और एकदम से तथ्य जो होते हैं एकदम से सही होते हैं, सार्वभौमिक तथ्य होते हैं। चौथा होता है शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो तमाम प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिलती थी पहले, अब वो समस्याएं नहीं देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करता है, शैक्षिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि ये शिक्षा समस्याओं का समाधान करने के लिए तमाम प्रकार की पद्धतियों का प्रतिपादन स्वयं करता है। पांचवा पॉइंट इन्होंने बताया स्किनर महोदय ने कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियाँ यानी कि जो मेथड हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। तो एक आधार एक प्रकार से प्रदान करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियाँ, जिससे शिक्षा शास्त्र के और तमाम प्रकार के सिद्धांत बताए जाते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने मतलब अगला जो आपका पॉइंट है, अगले विद्वान है शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं और हैं जिसको अलग अलग विद्वानों ने दी है। एक बार फिर से स्किनर महोदय की परिभाषा को आपको समझाऊंगा। स्किनर महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शिक्षा से रिलेटेड संबंधित यानी शिक्षा से संबंधित जो तमाम प्रकार के व्यवहार होते हैं और जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी और जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, इन दोनों का अध्ययन एक प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आप करते हैं। एलिस क्रो महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शैक्षिक और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से यानी कि साइंटिफिक मेथड से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं यानी जो मनुष्य की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शैक्षिक और अधिगम, अधिगम माने होता है लर्निंग यानी जानना, सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, जानना, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, उसको प्रभावित करते हैं, शैक्षिक और अधिगम को प्रभावित करते हैं वे सिद्धांत। अगले विद्वान है सोरे और टेलफोर्ड। सोले और टेलफोर्ड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का मनुष्य संबंध मतलब कि मुख्य संबंध सीखने से होता है, अधिगम से होता है, सीखने से, जानने से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे होता है? सीखने से। यह मनोविज्ञान का वह अंग होता है
जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित होता है। यानी कुल मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करता है। क्लियर। क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ है। इन्होंने कहा, क्रो एंड क्रो जो है एक प्रकार से पति पत्नी है और बड़े ज़बरदस्त विद्वान रहे दोनों लोग। इन्होंने कहा कि क्रो एंड क्रो की बात करें तो बड़े ज़बरदस्त विद्वान ने, हस्बैंड वाइफ है। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य उन विभिन्न अवस्थाओं में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अभी मैं विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा करूंगा, प्रश्न मैंने रखा है, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, माफी चाहूंगा। चले, देखिए, मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी लोटे में पानी क्यों पीते हैं। ये हमारे सामने जो है ये लोटा होता है, मैं हमेशा इसी लोटे में पानी पीता हूँ। क्यों पीता हूँ, इसका कारण है क्योंकि मैं जो बोतल वाला पानी होता है बहुत कम पीता हूँ, ठीक है। तो जब तक घर पर रहता तो तब तक प्रयास ये रहता कि मैं लोटे में पानी पीऊँ, ठीक है। इसलिए पीता हूँ क्योंकि लोटे में पीने के कई फायदे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिया नहीं कर पाता है जल्द। इससे बोतल में क्या होता है कि प्लास्टिक से क्रिया करने में थोड़ा सा आसानी होती है बोतल को, मतलब, तो इसलिए बोतल में रखा पानी उतना ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता जितना एक अगर आपको लोटे में रखा हुआ पानी होता। तो इसको अपना ढक करके रख देते हैं सामने और आराम से पीते रहते हैं, ठीक है। प्रयास करें कि लोटे में पानी जरूर पिएं आप लोग। लोटा, गिलास, जो घर में स्टील वगैरह के बर्तन, फूल का बर्तन होता है, तांबे का बर्तन, उसमें पानी वानी पीना चाहिए। हालांकि अब मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध हो उसी से एक प्रकार से इसको देने का प्रयास करें, ठीक है। चलें, तो शिक्षा मनोविज्ञान की ये परिभाषा इन्होंने दी। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, थोड़ा सा संबंधों को देख लेते हैं। यानी क्या संबंध होता है। संबंध तो बहुत जरूरी चीज़ है भाई आज के युग में। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में आज सर्वाधिक प्रभावित किया है। मनोविज्ञान ने, मनोविज्ञान को आज यदि शिक्षा से अलग कर दिया जाए तो शिक्षा का आधार एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा को एक आधार देता है। अगर एक मिनट के लिए शिक्षा से मनोविज्ञान को हटा दे तो इसका आधार जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, यानी शिक्षा बिना आधार के हो जाएगी। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रहे हैं हर्बार्ट महोदय कहते हैं कि शिक्षा का सिद्धांत, अब शिक्षा सिद्धांत का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और इसीलिए मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी होना परम आवश्यक है। पेस्टालॉजी बहुत ज़बरदस्त विद्वान, इन्होंने कहा कि शिक्षक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और ये ज्ञान तभी संभव है, मनुष्य के मस्तिष्क के ज्ञान को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर आपको आना पड़ेगा और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फ्रोबेल महोदय कहते हैं कि अवस्था विशेष के अनुसार ही हमें किसी को बालक, युवक और वृद्ध कहना चाहिए। अवस्था विशेष के अनुसार हमको किसी को बालक, युवक और वृद्ध कहना चाहिए, तो फ्रोबेल महोदय ने कहा। कुल मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं और एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अन्योन्य आश्रित का संबंध है, मतलब कि जितना शिक्षा जितना संबंधित है मनोविज्ञान से, उतना ही मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, ठीक है। एक के बिना दूसरे का एक प्रकार से कल्पना करना कहीं ना कहीं पे एक अधूरा सा जान पड़ता है। शिक्षा के बिना मनोविज्ञान अधूरा और मनोविज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मतलब अगला जो टॉपिक आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न मतलब विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। विषय क्षेत्र मतलब स्कोप। तो अभी आपने परिभाषा को समझा, संबंध को समझा, अब शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र को समझ लीजिए, यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है। चूँकि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों सब्जेक्ट आपस में शामिल हो जाते तो एक ब्रॉड विषय वस्तु का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी का अध्ययन, अध्यापकों का अध्ययन, शिक्षण क्या होता है इसके बारे में, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन, तमाम प्रकार की शैक्षिक विधियाँ उनका अध्ययन किया जाता है, निर्देशन और परीक्षण, तमाम प्रकार के उसमें प्रमापन और ऐसे सभी कुछ, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। इसका विस्तार इतना अनिश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएं
निर्धारित नहीं की जा सकी हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, जो कि बहुत बड़ा विषय वस्तु है। इसका परिणाम ये हुआ कि आज हम जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की कोई नवीन पुस्तक खोलते हैं तो हमें यह ज्ञात रहता है कि सामग्री संभवतः क्या होगी। ठीक है, विषय विस्तार संबंधी परिभाषाएं जो हैं वो एक प्रकार से निम्न हैं जो दी गई हैं। अब आइए देखते हैं कि विषय विस्तार को लेकर के या स्कोप को लेकर के इसके विद्वानों ने अपनी अपनी राय में क्या कहा। सॉरी, जैसे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली सभी दशाओं से, यानी कि जो दशाएं, जो सिचुएशन किसी व्यक्ति को, किसी बालक को सीखने में मदद करती हैं, वो सारी की सारी दशाएं, सारी की सारी सिचुएशन वो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है, डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति यानी नेचर, मानसिक व्यवस्था यानी मेंटल सिस्टम एंड बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर से है। यानी कि शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक व्यवस्था व्यक्ति की और उसका व्यवहार, उन्हीं से एक प्रकार से संबंधित है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। गैरिसन और उनके साथ जो अन्य लोग थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संगठन दो पहलुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला पहलू है ज्ञान प्राप्त करने वालों को विकसित और संपन्न बनाना। ये पहला होता है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको विकसित बनाना और उनको संपन्न बनाना, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करना, ये पहला उद्देश्य। दूसरा, निर्देशन के गुणात्मक विकास के लिए शिक्षकों को ज्ञान और अनुभूति सुसज्जित करना। ठीक है, यानी अगर शिक्षक को एक प्रकार से ट्रेनिंग देनी है, शिक्षा मनोविज्ञान में ही तो होता है, एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी या टेट सीटेट की जब आप परीक्षा देते तो आपको सीडीबी पढ़ना पड़ता है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि बच्चों का विकास कैसे कैसे होता है, किन अवस्थाओं में बच्चों का विकास कैसा होता है, बच्चे किस अवस्था में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें। ठीक है, सॉरी यार, बड़ी दिक्कत है आज। एक्चुअली में क्या है कि गर्म और ठंड का महीना चल रहा है, रात में थोड़ी ठंडी होती है और दिन में गर्मी पड़ती है, तो इससे क्या और थोड़ा सा दिक्कत है। दवा लिया मैंने लेकिन अभी आराम नहीं लग रहा है। बोलने में क्या होता है कि मैं दवा लेकर के आता हूँ तो फिर बोलना पड़ता है, आपको पढ़ाना पड़ता है। और पढ़ाना मेरे लिए आप जान लीजिए कि जैसे खाना अगर मैं एक दिन ना खाऊं तो चल जाता है, लेकिन एक दिन मैं अगर क्लास ना लूँ तो मुझे एक प्रकार से नींद भी नहीं लगती और खोया खोया सा रहता हूँ, मतलब कि गुस्सा बहुत आएगी उस दिन। अगर मेरी एक आध दो वीडियो एक दिन में नहीं पड़ गई यूट्यूब पर तो उस दिन लगता है कि हमारा एक प्रकार से जो जीवन है वो सफल एक प्रकार से नहीं हो रहा है, मतलब वो दिन हमको लगेगा निरर्थक बीत गया, बेकार बीत गया। लेकिन जब एक आध क्लास हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य निम्न अध्ययन किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला, विद्यार्थियों की शारीरिक रचनाओं, विद्यार्थी की शारीरिक रचना है उसका और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन किया जाता है, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ उनका, कर्मेंद्रियों का अध्ययन, इनकी क्रियाएं कैसी होती हैं, शारीरिक विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विभिन्नता का मतलब देखेंगे बालक जो होते हैं अलग अलग शारीरिक ढांचे के होते हैं, अलग अलग बुद्धि के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, शारीरिक विकास उनका अलग अलग होता है, तो उन सभी का अध्ययन, शारीरिक विकास का नहीं किस तरीके से विकास हो रहा है उनका, ये सब सम्मिलित है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत मस्तिष्क, स्नायुमंडल, अनुक्रिया तत्व मतलब कि अनुक्रिया तंत्र, सहज क्रियाएं, समाजीकरण जानते हैं, एक टर्म है बड़ा अच्छा, सोशलाइजेशन बोलते हैं इसको समाजशास्त्र में। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक जो होता है एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है, यानी समाजीकरण के द्वारा उसको समाज के नियम कायदे, समाज के रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, बोलने चालने का ढंग, बैठने उठने का ढंग, खान पान का, रहन सहन का, ये सब सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो समाजीकरण वो प्रक्रिया है। अगर किसी बच्चे को आप समाज से दूर कर दो, जैसे पैदा हो आप जंगल में उसको फेंकाओ, दूध किसी तरीके से देते रहो ताकि वो जीवित रहे, आप देखेंगे मनुष्य के संपर्क में उसको ना लाओ तो वो बच्चा जैसा जानवरों जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो इसीलिए मनुष्य जब पैदा होता है तो वो जैविक प्राणी होता है, उसको सामाजिक प्राणी बनने के लिए समाज का सहारा लेना पड़ता है और समाज में वो प्रक्रिया होती है समाजीकरण की। समाजीकरण, प्रयत्न निर्माण और शारीरिक संरचना आदि ये सब शामिल होते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान में। दूसरा पॉइंट है शिक्षार्थी की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
शिक्षार्थी की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो मेंटल जो है प्रकार से क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है समाजीकरण, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान में आप देखते हैं इसके अंतर्गत निरीक्षण हो गया, ध्यान के बारे में, रुचि आपकी कैसी है यानी इंटरेस्ट, अधिगम आप कैसे सीख रहे हैं, सीखने में कैसे हैं, मोटिवेशन यानी प्रेरणा आपको कौन मिल रहा है, कैसे मिला, तर्क कैसे देते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर कैसी है, इमेजिन कैसे करते हैं, कल्पना, स्मृति, याददाश्त, आपका चिंतन, किसी मुद्दे पर कितना देर आप सोच सकते हैं, कितना जानकारी, कितना डीप में जा सकते हैं, बुद्धि, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मनुष्य के अंतर मतलब कि मनुष्य की जो मानसिक क्रियाएं हैं, मनुष्य की मानसिक क्रियाओं में कौन कौन सी चीज़ शामिल हैं आपकी, देखें मानसिक क्रियाओं में ध्यान, रुचि, अधिगम, प्रेरणा, तर्क, निर्णय, कल्पना, स्मृति, चिंतन, बुद्धि, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं और इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये आप याद कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट है आपका शिक्षार्थी की संवेगात्मक क्रियाएं जो होती, इमोशनल जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। इमोशनल क्रियाओं में आप देखेंगे संवेग यानी इमोशंस आते हैं और इमोशंस का संगठन कैसा होता है, वो स्थानीय भाव, स्थानीय भाव का मतलब ऐसा भाव जो कि प्रकार से किसी व्यक्ति में है पहले से, अस्थाई भाव। फिर जब किसी घटना को देखता है तो उसके अंदर भावों का चेंजमेंट होता है, तो वही मनोग्रंथि तथा इससे संबंधित मूल प्रवृत्तियों और सहज प्रवृत्तियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब संवेगात्मक क्रियाओं में जैसे कि कोई व्यक्ति रो रहा है तो आपका भी रोने की इच्छा होगी, कोई व्यक्ति हंस रहा है तो आप उसके हंसी में खुशी का माहौल जताने का प्रयास करेंगे। यानी सिचुएशन के हिसाब से आप अपने हाव भाव को बदलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, ठीक है, या किसी को एक प्रकार से गुस्सा होते किसी पर एक प्रकार किसी को देख के घृणा होती है मन में, तो ये सब भाव होते हैं, इसी को इमोशंस कहते हैं। तो इसका भी अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। चौथा इसका विषय वस्तु के अंतर्गत शिक्षार्थी की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक क्रियाएं क्या होती हैं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन जो किया जाता है इसमें आप देखते हैं तमाम प्रकार की जो खेल है, तमाम प्रकार की क्रियाएं जो हैं मनुष्य के जीवन की, समाज के में होने वाली समूह निर्माण की प्रवृत्तियां, ठीक है, यानी समूह कैसे निर्माण करने की प्रक्रिया हर व्यक्ति के अंदर होती है अलग अलग डबल। तो वो अनुकरण करना, अनुकरण का मतलब होता है सीखना। ऐसे कि मान लेते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा देखी देखा कोई व्यक्ति और पढ़ाने लगे तो वो क्या होता है, वो अनुकरण होता है। ऐसे मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हो रात में 8 से 10, या आप कुर्ता पैजामा सदरी पहन करके चलते हो, तो वो व्यक्ति भी आप ही के जैसा कलर में कुर्ता पैजामा सदरी पहने, आप ही के जैसा हेयर स्टाइल, बाल कटवा ले, आपके ही कलर का जूता पहने, आपके ही कंपनी का जूता पहने, ठीक है, आपके जैसा ही हाव भाव करे, तो वो उसी को अनुकरण कहते हैं। अनुकरण का मतलब नकल करना, ठीक है, तो अनुकरण हो गया। सहानुभूति, सहानुभूति क्या होती है, सहानुभूति मतलब मान लेते हैं आप रो रहे हैं, हम भी रोने लगे, आपके साथ आपकी अनुभूति के साथ हम भी उसी तरीके की अनुभूति करने लगे। जैसे आप कोई चीज़ पाए हैं और खुश हैं, अगर मैं पहुंच गया तो मैं भी खुश हो जाऊं, तो वो हो जाएगा सहानुभूति। आपके दुख में दुखी, आपके सुख में सुखी, यही सहानुभूति होती है। तो इन सभी का अध्ययन जो है किया जाता है। इसके अतिरिक्त चरित्र यानी जो कैरेक्टर है, आदत, हैबिट और अस्थाई भाव का भी अध्ययन आप देखेंगे सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। ये हो गई सामाजिक क्रियाओं के मतलब सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। इसके अलावा इसके विषय वस्तु में शिक्षार्थी के वंशानुक्रम और वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षार्थी के विकास में किसी बच्चे के उसको प्रभावित करने वाला जो वंशानुक्रम होता है बहुत जरूरी, उसके माता पिता कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, और उसका समाज, वो किस समाज में है उस पर भी डिपेंड करता है। ये दो प्रमुख अंग होते हैं। इसके ज्ञान के अभाव में, यानी कि अध्यापक जो होता है इसके ज्ञान के अभाव में, अगर बालक को पता, मतलब टीचर को पता कि भाई इसका वंशानुक्रम क्या है और ये किस बैकग्राउंड से आता है, जब किसी टीचर को पता होगा तो अच्छे तरीके से उसको पढ़ा पाएगा। इसके अभाव में अध्यापक बालक का समुचित विकास नहीं कर सकता। मतलब कि अगर ये ना पता हो उसका कि इसका वंशानुक्रम कैसा है और ये इसके माता पिता कैसे हैं और इसका समाज कैसा है, तो उसके बारे में जानेगा तो उसको और अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएगा। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में बालक पर पड़ने वाले वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष प्रभाव का अध्ययन एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसका अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, छठा जो विषय क्षेत्र है वो है बालक की वैयक्तिक विभिन्नताएं। चूँकि हर एक बालक की कदकाठी, हर एक बालक की मानसिक जो सिचुएशन है, मेंटल जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए, शारीरिक भिन्नताओं की भांति बालकों की मानसिक भिन्नताएं भी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी रुचियाँ, कोई किसी बच्चे को मान लेते हैं
पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी पसंद है, किसी को कटहल की सब्जी पसंद है, किसी को बैगन की सब्जी पसंद है, किसी को एक प्रकार से केरमुआ का साग अच्छा लगता है, किसी को दही बड़ा पसंद है, किसी को मीठा वाला है, किसी को खट्टा वाला पसंद है। तो ये सब अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं, ठीक है। तो रुचियाँ, अभिरुचियाँ, एटीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, अभिवृत्तियाँ, तो ये सब एक प्रकार से हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। तो इन सभी व्यक्ति का विभिन्नताओं का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान में किया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना कुछ मौलिक विचारधारा होती है और मौलिक चीज़ें होती है, तो वो एक प्रकार से अलग अलग होती है, तो उन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट बालकों का अध्ययन, विशिष्ट बालक कुछ होते हैं, यानी विशिष्ट बालक में जैसे कि आपके कुछ बालक बहुत ज़्यादा तेज हैं, कुछ बालक बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ढिल्लू हैं, नहीं पढ़ने जानते, तो वो विशिष्ट बालकों में आते हैं। विशेष बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े हुए बालक, समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक मतलब कोई मान लेते हैं विकलांग बालक है, वो किसी समस्या से नहीं पढ़ पा रहा है, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्षीण बालक, ये सब आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे बालकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आप देखिए पिछड़े हुए बालकों के लिए अलग से व्यवस्था करी जाती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। पिछड़े बालक का मतलब पिछड़ी जाति से आने वाले बालक नहीं, पिछड़े बालकों का मतलब होता है कि यानी कि जो पढ़ने में पीछे हैं वो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये विशिष्ट बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगले विषय क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अभी विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बालक की जो अवस्था होती है, शैशवावस्था पहले होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था में बालक प्रवेश करता है, उसके बाद में फिर उसकी प्रौढ़ावस्था आती है। कौन सी आती है? प्रौढ़ावस्था आती है, तो प्रौढ़ावस्था में पहुँचता है, ठीक है। तो इन सभी अवस्थाएं उसकी गुजरता है और उन्हीं सभी अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से मनुष्य के मतलब बच्चों में परिवर्तन होता है। बालक के शैक्षिक विकास के लिए इन अवस्थाओं का सूक्ष्म अध्ययन नितांत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और आपके जो है अभी पेपर में ये प्रश्न जो है शिक्षा मनोविज्ञान के पेपर में बहुत आता है। 9वां जो आपके मतलब इसमें शामिल है इसके विषय क्षेत्र में वो ये है, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में सीखने का जो विशेष महत्व है, सीखने की क्रियाओं का, चूँकि अध्ययन जो अधिगम के क्रियाएं हैं, सीखने के बहुत सारे नियम हैं, क्रिया प्रसूत, प्रयास और त्रुटि का नियम, ऐसे तमाम प्रकार के नियम हैं, ठीक है। तो उन सभी नियमों का अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है। जैसे बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, किसी की नकल करके। दूसरा अंतर्दृष्टि, मतलब कि खुद ही उसको सूझ जाए कि भाई अंतर्दृष्टि उसको हो कि हमको ये काम करना चाहिए, तो वो होगा अंतर्दृष्टि। तीसरा होता है सहज संबंध क्रिया, ठीक है, तो वो अपने आप से सीख जाए। और एक तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत की करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान और 80 आवत जाते सिल पर प्रतिनिशान, इस तरीके से, ठीक है। तो वो होता है क्रिया प्रसूत या क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब कि क्रिया के द्वारा सीखना, लगातार प्रयास करते करते प्रयास और त्रुटि गलती होती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा जब आप सीख जाओगे। तो विशेष सामग्री की सीख लेता है। शिक्षण के नियमों का भी विशेष महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी का अध्ययन किया जाता है, तो सीखने की क्रियाओं का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में आप करते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। 19वीं शताब्दी में पाठ्यक्रम का निर्माण इन सिलेबस बनाने में परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। परंपरागत आधार पर जब सिलेबस बनाया जाता था तो उसको लेकर के दिक्कतें सामने आती थी, ठीक है। परंतु वर्तमान समय में क्या हुआ है, पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की जो रुचि होती है, अभिरुचि होती है, यानी उनकी जो एक प्रकार से वो कितनी क्षमता तक पढ़ने में सक्षम है, उनकी क्षमता और उनकी रुचि, यानी उनका एक प्रकार से जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और क्षमता के आधार पर सिलेबस बनाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है कि बालक को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कब कब पढ़ना है, ये सारी बातें शिक्षा मनोविज्ञान आपको बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट है विषय क्षेत्र को लेकर के, देखें, माप और परीक्षण संबंधी सिद्धांत का अध्ययन। माप यानी बालक के जो क्या पढ़ा बालक ने, बालक की परीक्षा वगैरह लेनी हो तो उन सभी से रिलेटेड अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक शक्तियों का मापन, यानी मानसिक शक्तियों का मापन भी किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना उसका क्या है, सारी चीज़ें उसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा बुद्धि लब्धि, आप देखते बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, आपको मैं बताऊँ 1 मिनट के लिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, मान लेते हैं बुद्धि लब्धि, ठीक है, 1 मिनट के लिए।
बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? IQ बोलते हैं। IQ का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट। इसका बराबर होता है वास्तव जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जब भी आपको निकालना हो बुद्धि लब्धि किसी बालक की तो आप इस सूत्र का प्रयोग करें। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट। IQ यानी बुद्धि लब्धि इसी को बोलते, कहते हैं आपका IQ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, तो IQ निकालने का ये सूत्र होता है। मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो 25 साल का है। अब वो बच्चा 25 साल का है, लेकिन वो व्यवहार कैसा कर रहा है? वो कर रहा है 15 साल के बच्चों जैसा। मान लेते कोई बच्चा है 15 साल के जैसे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में 25 साल का है। तो 25 साल उसकी वास्तविक आयु हो गई, और 15 साल जैसे बच्चों से व्यवहार कर रहा तो उसकी मानसिक आयु 15 साल हो गई। गुणे 100 कर देंगे। काट लो भैया, 5 तिहाई 15 और 55 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 हो गया। 20 गुणे 3, 20 तिहाई 60। उसकी IQ लेवल क्या है? 60 है। अब 60 बुद्धि लब्धि जो होती है वो मूर्ख की होती है, ठीक है, डल, मूर्ख, जड़ बुद्धि। तो ये सब एक प्रकार से बुद्धि लब्धि का ये सब सूत्र होता है। ऐसे ही मान लेते हैं अगर आपकी मानसिक आयु, मान लेते हैं कि कोई बच्चा 10 साल का है और वो बच्चा जो है एक प्रकार से 20, मतलब कि वो बच्चा 10 साल, मतलब कोई बच्चा 10 साल जैसे व्यवहार कर रहा है और वो बच्चा वास्तव में 5 साल का है, यानी 5 साल का कोई बालक है और 10 साल जैसे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसकी आयु की मतलब उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 200 बुद्धि लब्धि। 200 बुद्धि लब्धि ब्रिलियंट की होती है, बहुत ज़्यादा जो तीव्र दिमाग का होता है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये हो गई आपकी बुद्धि लब्धि को लेकर कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। तो माप और परीक्षण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया था। शिक्षा मनोविज्ञान में के अंतर्गत क्या किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक शक्तियों का मापन, परीक्षण होता है, और इसके द्वारा बुद्धि, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, अभिरुचि एटीट्यूड, रुचि जो है आपका इंटरेस्ट, अभिवृत्ति एप्टीट्यूड, विशेष योग्यताओं, इन सभी का मापन विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। अतः माप और परीक्षण भी इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव विकास के बारे में आप समझ लेते हैं कि मानव विकास क्या है, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है मानव विकास को लेकर के। देखिए मानव विकास किसे कहते हैं भाई? मानव विकास की अगर बात की जाए, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, उसके बाद में हम मानव की जो विभिन्न विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनको समझेंगे। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सारे कारक हैं। आपको बता दूं, सभी बालक जन्म के समय ना तो एक समान होते हैं और ना ही भविष्य में होने वाला है कि उनका विकास एक ही समान हो। मतलब कि हर बालक अलग अलग होता है, उसकी प्रतिभा अलग अलग होती है, अलग अलग उसकी बुद्धि, दिमाग, सब कुछ अलग अलग होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच भिन्नता जन्म से ही होती है, ठीक है, और वातावरण की भिन्नता के कारण ही भिन्नता उत्पन्न होती है। चूँकि अलग अलग वातावरण अलग अलग बच्चों का है और उसी कारण से अलग अलग वंशानुक्रम है, इसके कारण से उनका अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग बुद्धि का विकास होता है और अलग अलग तरीके से उनका विकास, मतलब बुद्धि लब्धि सब बढ़ती है। विकास गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब से बच्चा का गर्भधारण होता है, मतलब कि माता के पेट में होता है बच्चा, तब से लेकर के जब तक मर नहीं जाता तब तक एक प्रकार से वो सीखता है, तब तक एक प्रकार शिक्षा चलने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को, मतलब कारकों के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन एक आवश्यक विषय है। वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा ही आप समझ पाएंगे कि बच्चा कब क्या सीख रहा है और उसके सीखने में किसका किसका प्रभाव है। अब तक हुए वैज्ञानिक अध्ययनों से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्न घटकों का पता चला है। कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सॉरी, आइए देखते हैं। सबसे पहला तो आपको प्रभावित करता है अनुवांशिकता, यानी कि आपके माता पिता कैसे हैं वो प्रभावित करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया, आपके विकास को प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि लब्धि को, आपके विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? अनुवांशिकता आपकी।
दूसरा प्रभावित करता है वातावरण, ठीक है। आंतरिक वातावरण का प्रभाव कुछ पड़ता है, कुछ असामान्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है, कुछ ग्रामीण और नगरीय वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वातावरण बेसिकली 4 होते हैं: आंतरिक वातावरण, असामान्य वातावरण, ग्रामीण और नगरीय वातावरण, और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वो जो वातावरण होता है वो। तो इस तरीके से 4 तरीके से वातावरण का प्रभाव पड़ता है: आंतरिक वातावरण का प्रभाव, असामान्य वातावरण का प्रभाव, ग्रामीण और नगरीय वातावरणों का प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव। ये 4 प्रकार के प्रभाव वातावरण से रिलेटेड हैं। ये सब एक प्रकार से प्रभावित करते हैं बालक के विकास को, ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। तीसरा फैक्टर है आपका परिपक्वता। परिपक्वता भी एक प्रकार से बच्चे को प्रभावित करती है, ठीक है। कभी कभी छोटे छोटे बालक भी परिपक्व हो जाते हैं, चूँकि जब अभाव होता है किसी चीज़ का, बोला जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो बच्चे खुद ही अपना बचपन भूल करके और एक प्रकार से वो थोड़ा सा बड़ों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो परिपक्वता। चौथा जो होता है फैक्टर वो है अधिगम या शिक्षण। अधिगम माने होता है सीखने का तरीका, शिक्षण माने होता है वही सीखने का तरीका, जाना समझना, ठीक है, सीखना, लर्निंग। ये भी एक प्रकार से फैक्टर होता है किसी बच्चे को आगे बढ़ने का, उसके विकास का। कोई बच्चा अधिक तरीके से सीखता है, मतलब कि तीव्र सीखने की बुद्धि होती है उसकी, किसी की धीमे होती है। पांचवा होता है उसकी बुद्धि प्रभावित करती है, इंटेलिजेंस जो होता है उसको प्रभावित करता है। और बुद्धि जो होता है अनुवांशिकता पर आधारित होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यौन का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, यानी स्त्री पुरुष। इसमें भी आप देखते हैं स्त्री और पुरुष जो है आपस में, एक शोध के अकॉर्डिंग पता चला कि दोनों में एक प्रकार से काफ़ी अंतर होता है और दोनों के सीखने में भी एक प्रकार से काफ़ी अंतर देखने को मिला है। हालांकि इसको कुछ विद्वानों ने खंडित भी किया है। इसके अलावा आंतरिक ग्रंथियां जो होती हैं व्यक्ति की, वो भी प्रभावित करती हैं। आपकी आंतरिक ग्रंथियां ठीक ठाक होती तो आपका विकास जल्दी होता है, वो नहीं ठीक होती तो आपका विकास धीरे धीरे होता है। आप किस जाति से, तो ये भी एक प्रभाव पड़ता है। जाति कैसे, आप देखते हैं ब्राह्मण लोग शुरू से ही वर्चस्व क्यों कायम किए हुए हैं, इसका कारण रहा है चूँकि ये ब्राह्मण जाति से हैं, उनके घर में वही चीज़ पैदा हुई, तब से वही चीज़ देख रहे हैं, तो वो उसमें आगे होंगे। जैसे एक कुम्हार का लड़का जो होगा वो अच्छे तरीके से एक प्रकार से जो मिट्टी का बर्तन होगा या जो हस्तशिल्प की कलाकारी होगी वो बढ़िया कर पाएगा। एक ब्राह्मण का लड़का उसको नहीं बना पाएगा, लेकिन चूंकि बचपन से जब आप उसी को देखते आ रहे हैं तो उस काम में आप निपुण हो जाएंगे, चाहे जो काम हो, ठीक है। तो जाति का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, पोषाहार का भी प्रभाव पड़ता है। आपके अगर रोगी हैं आप तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इस समय मैं रोगी हूँ, मतलब कि मेरा गला दिक्कत कर रहा है तो मैं रोगी हूँ, इस समय जैसे खांसी आ रही है तो मैं रोगी हूँ, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आपके पढ़ने में पड़ रहा होगा। बीच में खांसी आती है, आप डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करें। और इसके अलावा घर का वातावरण आपका कैसा, ये भी बड़ा प्रभाव करता है। घर के वातावरण की अगर बात की जाए तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए, घर के वातावरण का बालक के शारीरिक, मानसिक विकास पर आनुवांशिकता के समान ही प्रभाव पड़ता है। घर का भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक के विकास पर हर तरह से प्रभाव डालता है। जिन घरों में बालक और अन्य बालकों की सहायता या संगति नहीं प्राप्त होती है उनका विकास मंद गति से होता है, लेकिन जिन घरों में आप देखते हैं बालकों का वातावरण होता है, तमाम प्रकार के बालक होते हैं, वो बहुत तीव्र गति से उनका विकास होता है। घर के वातावरण का बालक की शारीरिक क्रियाओं, मानसिक क्षमताओं और सामाजिक तथा भावात्मक विकास पर, इमोशनल डेवलपमेंट पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। घर का पेशा क्या है उसका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति घर की कैसी है उसका प्रभाव पड़ता है। घर के सदस्यों के परस्पर संबंध क्या है, घर के सदस्य अगर मारपीट करेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो घर के सदस्यों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका एक प्रकार से ये घर के सदस्यों के प्रभाव से होता है। आप देखेंगे कि घर के लोग आपस में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो उनके विकास को प्रभावित करते हैं सभी फैक्टर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। विकास की कई सारी अवस्थाएं हैं। बालक के समग्र विकास काल को कई अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भकाल और परिपक्वता के बीच की प्रत्येक अवस्था में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण बाल विकास को निम्न मुख्य अवस्थाओं में विभक्त कर लिया जाता है, यानी कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का अलग अलग विकास होता है। उसी विभिन्नताओं उसी अलगाव को देखते हुए उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देना उचित होता है और यही जरूरी भी है। पहली अवस्था मनुष्य की,
गर्भकालीन अवस्था, बच्चा जब माता के पेट में रहता है तब की अवस्था, गर्भकालीन अवस्था। यह अवस्था गर्भाधान, गर्भाधान का मतलब होता है कि जब मनुष्य, चूंकि हर एक प्राणी जो होता है वो एक प्रकार से क्या करता है, वो संभोग करते हैं, हर एक प्राणी संभोग करते हैं। तो मनुष्य का जब एक प्रकार से स्त्री और पुरुष के बीच में संभोग होता है, उस दौरान एक प्रकार से जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं महिला के अंडाणु से जब मिलते हैं, तो वो प्रक्रिया वाला अंडाणु में जब भ्रूण बनता है तो वही प्रक्रिया गर्भाधान की प्रक्रिया कहलाती है। तो गर्भाधान जो है एक प्रकार से वहाँ से लेकर के जन्म से के पहले तक, जन्म के पहले मतलब कि जब तक जन्म ना हो जाए, यानी लगभग 9 महीने का जो समय होता है, ठीक है, वो 9 महीने का या 10 महीने का जो समय होता है कुल मिला करके, ये मतलब ये होती है गर्भकालीन अवस्था, ठीक है। अच्छा, ये गर्भकालीन अवस्था को भी एक प्रकार से 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें विकास की गति अपेक्षाकृत अधिक तेज होती है और इसलिए इसे 3 उप अवस्थाओं में बांटा जाता है। इसी 9 महीने को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला होता है बीजावस्था, यानी कि जब एक प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल रहे होते हैं, उस दौरान उसको बीजावस्था बोलते हैं। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था ये बीज अवस्था मानी जाती है, बीजावस्था, ठीक है बच्चों की। दूसरी होती है भ्रूणावस्था, यानी कि जब वो बीज एक प्रकार से क्या बनता है, भ्रूण अवस्था में कन्वर्ट होता है, भ्रूण बनने लगता है, तो भ्रूणावस्था होती है। जब एक प्रकार से गर्भाधान के बाद में जो तीसरा सप्ताह लगता है, यानी कि 2 सप्ताह के बाद में, तीसरे सप्ताह से लेकर के दूसरे महीने के अंत तक, यानी तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक का जो समय है, ये एक प्रकार से भ्रूणावस्था कहलाती है। और फिर इसके बाद में आती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरे महीने से लेकर के जन्म के पूर्व तक, यानी जब तक जन्म ना हो जाए बच्चे का, तब तक की अवस्था जो होती है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। तो ये विभिन्न अवस्थाएं हो गई जन्म से पहले की, यानी माता के पेट में भी बच्चा है उस दौरान 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी, बीजावस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, भ्रूणावस्था तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक, और गर्भस्थ शिशु की अवस्था तीसरे महीने से जन्म के पूर्व तक। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो अगली अवस्था आती है वो आती है भैया कौन सी, ये तो हो गई आपकी गर्भावस्था। दूसरी होती शैशवावस्था। शैशवावस्था की अगर बात करें तो शैशवावस्था जो है ये जन्म से लेकर के 14 या 15 दिनों तक की अवस्था होती है। कितने दिनों तक, शैशवावस्था मात्र और मात्र जन्म से 2 सप्ताह तक, 14 या 15 दिनों तक की अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद में शुरू हो जाता है कौन सी, बचपना अवस्था। बचपना अवस्था की अगर बात की है तो जन्म के 2 सप्ताह से शुरू, यानी 15 दिन के बाद से लेकर के 2 साल का जो होता है बचपन होता है। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का समय बचपन का समय कहलाता है, इसी को बचपना अवस्था बोलते हैं। चौथी अवस्था होती है मनुष्य की बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था की अगर बात की है तो तीसरे वर्ष से लेकर के 6वें वर्ष तक, यानी 3 साल से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था ये बाल्य अवस्था कहलाती है। इसके बाद में वयासंधि अवस्था होती है। वयावस्था या वयासंधि की अगर बात की जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाली जो अवस्था होती है, यानी वया या संधि, संधि माने जोड़, वया माने जोड़, यानी एक ऐसी अवस्था जो कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों के बीच में होती है, दोनों के बीच की में होती है, उसको मिलाने वाली अवस्था होती है, वही होती है वया संधि या वया अवस्था। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ से कई प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। बचपनावस्था कब से कब तक, जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से लेकर के 6वें वर्ष तक, ठीक है, यानी 3 साल। वया अवस्था क्या होती है, वया संधि अवस्था। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था वयावस्था होती है। इसके बाद में 6वीं अवस्था होती है भैया किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो होती है ये आप मान लीजिए आपकी लगभग और लगभग जो है 6 साल से लेकर के या 7 साल से लेकर के आपकी 12 साल के आसपास तक की अवस्था या 18 साल की अवस्था, ठीक है, 12 से 18 तक किशोरावस्था होती है, ठीक है, मतलब 18 तक आप मान लीजिए, 12 से 18 मान लीजिए, वया संधि आप मान लीजिए इसमें बाल्यावस्था तक। 7वीं होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की अगर बात की है तो प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 वर्ष से शुरू होती है, 18 साल से लेकर के 24, 25 या 35 सालों तक। इसके अलावा अगली होती है मध्यावस्था। मध्यावस्था यानी कि आप देखें जो 25-30 सालों के बाद में शुरू होती है वो मध्यावस्था होती है 50 तक। फिर आप 50 के बाद में आप देखते हैं वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अवस्था ये हो गई आपकी, ठीक है। इन अवस्थाओं को ध्यान से देख लीजिएगा। तो ऊपर जिन विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है उनको संक्षेप में हरलाख महोदय बड़े जबरदस्त विद्वान हैं और विभिन्न अवस्थाओं को इन्होंने अपने हिसाब से बांटा। इन्होंने निम्न सूची में प्रत्येक अवस्था की अवधि के साथ साथ प्रदर्शित किया है।
अब जो उन्होंने डाटा दिया है हरलाख महोदय ने, उस डाटा को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। हरलाख महोदय ने जो बातें बताई हैं उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली अवस्था है गर्भकालीन अवस्था, ठीक है। अब गर्भकालीन अवस्था जो होती है गर्भाधान से लेकर के जन्म तक मानी जाती है, जिसमें 3 अवस्थाएं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और जन्म मतलब कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये आपकी हो गई इसी में, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था, ये संपूर्ण खत्म इसमें, गर्भकालीन अवस्था। दूसरी अवस्था होती है, ये सबसे बेटर है जो वर्गीकरण किया है हरलाख महोदय ने। दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था, यानी कि जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक, ठीक है, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक, यानी लगभग 15 दिन तक, ठीक है, जन्म से 15 दिन। इसके अलावा तीसरी अवस्था होती है बचपना अवस्था। बचपना अवस्था तीसरे सप्ताह से लेकर के 2 साल तक, ठीक है, यानी 15 दिन के से लेकर के 2 साल, ठीक है, 2 साल तक, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व माने बाल्यावस्था के पहले की, तीसरे साल से लेकर के छठे साल से, यानी 3 से लेकर के 6 साल तक जो है ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। उत्तर माने होता है बाद में, यानी बाल्यावस्था को 2 भागों में आप बांट दीजिए। बाल्यावस्था बेसिकली 3 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। अब पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को इसको कैटेगराइज कर दीजिए, ठीक है। तो ये 7 साल से लेकर के 12 साल तक जो अवस्था होती है ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। और वया संधि जो होती है आपकी, ये 11 से 12 वर्ष या 13 से 14 वर्ष के बीच में मानी जाती है। अलग अलग बच्चों में आप देखते हैं ये अलग अलग होती है। बेसिकली 11 से 12 वर्ष या 13 से 14 वर्ष, इन्हीं दोनों के बीच में आपकी वया संधि होती है। इसमें आप देखते हैं बालक और बालिकाओं में डिफरेंस भी वया संधि में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 7वीं अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व माने किशोरावस्था से पहले की अवस्था, 13 साल से लेकर के 17 साल की अवस्था जो होती है पूर्व किशोरावस्था कही जाती है, ठीक है। इसके बाद में उत्तर किशोरावस्था आती है। उत्तर किशोरावस्था 18 साल से लेकर के 21 वर्ष तक होती है, ठीक है, किशोरावस्था के बाद की अवस्था। इसके बाद में 9वीं अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो है ये 21 साल से लेकर के 40 वर्ष तक। तो ये एक डाटा है हरलाख महोदय के द्वारा दिया गया, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% प्रश्न आपके ये आएगा, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था 21 साल से लेकर के 40 वर्ष तक, ठीक है। और जो अगली अवस्था है आपकी 10वीं अवस्था, वो है मध्यावस्था। मध्यावस्था 21 साल से लेकर के 60 वर्ष तक, यानी 41 वर्ष से लेकर के 41 साल से लेकर के 60 ईयर्स, यानी 60 साल तक जो अवस्था होती है, लगभग 20 सालों की या 19 सालों की अवस्था वो होती है आपकी, लगभग 19-20 सालों की अवस्था, ये मध्यावस्था कही जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे अगली अवस्था जो आती है आपकी, वो आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था की अगर बात करें तो वृद्धावस्था 60 वर्ष से के बाद में आती है। 60 वर्ष के बाद में वृद्धावस्था शुरू होती है, ठीक है। इसीलिए गांव वगैरह में क्या बोलते हैं कि मर्द तो 60 पे पाठा होता है। आपने सुना होगा कई उसमें जो है निबंधों में, पहले के मतलब उपन्यासों में आप देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास में कहा उसमें कि मर्द तो 60 पे पाठा होता है, मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या होगा कि 60 साल पे वो जवान होता है। हालांकि 60 साल पे एक प्रकार से वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई जो बुजुर्गों के लिए एक प्रकार से गांव वगैरह में कहते हैं कि सठियाई गयो है। सठियाई गयो है मतलब क्या होएगा कि 60 साल के ऊपर हो गयो है। तो 60 साल के ऊपर हो जाना मतलब कि वृद्धावस्था में कदम रख लेना। हम आप भी बूढ़े होंगे तो ऐसी बात नहीं कि सभी की अवस्था एक जैसी रहती है। आगे देखेंगे विकास के स्वरूप तथा विकास की उपयुक्त प्रमुख अवस्थाओं का ज्ञान होना 3 दृष्टियों से आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? प्रथम दृष्टि यह है कि विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होने से हमें यह पता चलता है कि बालक के भीतर विभिन्न आयु स्तरों में, विभिन्न एज में उन पर किस प्रकार के परिवर्तन उन बालकों में दिखाई पड़ते हैं, यानी किस दौरान उनमें कौन से परिवर्तन होते हैं हमको आकलित हो जाता है। साथ ही साथ हम यह भी जान पाते हैं कि कोई शारीरिक अथवा मानसिक गुण किस अवस्था में पहुंचकर परिपक्व होगा, ठीक है, किस अवस्था में बालक कैसा व्यवहार करेगा, इस चीज को हम तभी जान पाएंगे जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये चीजें पढ़े रहेंगे, ठीक है। अतः हम उसके समुचित विकास के लिए उपयुक्त वातावरण और शिक्षण प्रशिक्षण का प्रबंध कर सकते हैं जब हम उसके बारे में जानेंगे, ताकि उस गुण विशेषण मतलब उस गुण विशेष का विकास अधिक से अधिक सुंदर ढंग से किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होता है ये। विकास के स्वरूप की अगर बात की जाए तो विकास के स्वरूप तथा उसकी अवस्थाओं के ज्ञान का एक दूसरा लाभ ये है कि इस ज्ञान के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किस बालक का विकास सामान्य ढंग से हो चल रहा है
और किस बालक का विकास असामान्य ढंग से चल रहा है। इस बात को भी आप ढंग से जान पाएंगे, क्योंकि अगर किसी का विकास लगभग 100 बालकों का विकास एक जैसे हो रहा है और आपका विकास दूसरे तरीके से हुआ है, आपके बच्चे का विकास, तो आप जान पाएंगे कि हमारे बच्चों का विकास जो है असमान ढंग से हो रहा है। समान ढंग से चूंकि 100 बालकों का एक जैसा होगा, और असमान वही होगा जो कि उन सबसे अलग होगा, चाहे वो विकास धीमा हो चाहे विकास तेज हो। ऐसा निश्चित करना संभव है क्योंकि यह एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के प्रायः सभी बालकों के विकास की गतिविधि लगभग समान ही होती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने आपको बताई। एक बात और, अगर आप को करिकुलर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ से पढ़ें, तो को करिकुलर को लेकर के एक चैनल मैंने बना दिया है, को करिकुलर मास्टर। ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मैंने बनाया है 2 दिन पहले। इसके अलावा एक दूसरा चैनल हमारा BA क्रैकर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BA क्रैकर और को करिकुलर मास्टर 2 चैनल, इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और बता दूं कि एक चीज़ और, आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट का, तो आप उसको हमको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये वाला। ठीक है, ये ले लीजिएगा हरलाख महोदय वाला। ठीक है, ये इसके अलावा आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ये परिभाषाओं वाला ले लीजिएगा एक बार, ये वाला स्किनर महोदय के द्वारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये सब पहलू इंपॉर्टेंट है, 101 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा, फिर से क्लियर हो जाएगा सारी बातें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके।